दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस सप्ताह की पहली क्लास है और इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और उन दोनों लेक्चर को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा, समझ में भी आप लोगों को आया और बहुत एंजॉय भी किया। आज इस सप्ताह की ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ का ही तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं और इस क्लास में पिछले दोनों क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ को बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह से समझते हुए उनके क्वेश्चन को करते हुए चले थे। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम को पढ़ेंगे, एलसीएम पर आने वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद जो हमारी एक और क्लास आएगी एलसीएम एचसीएफ की, टोटल 4 क्लास में हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं जिसमें एलसीएम के पर आधारित कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे और साथ में एलसीएम और एचसीएफ का मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। वो हमारी अगली क्लास में होगी। तो इस क्लास में हम लोग पूरा एलसीएम पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को बहुत तरीके से और एकदम सटीक तरीके से सही आंसर लाया था और उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर था 35 और 16, तो बहुत सारे लोगों का सही भी था। आज की क्लास में भी हम लोग उसी प्रकार से एलसीएम को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क के क्वेश्चन की क्वांटिटी धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे भी, लेकिन आपकी पूरी जिम्मेदारी ये है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को करने की बजाय अगर आप सच में मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूं इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 5 बार तो आपको इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही है ताकि एग्जाम में जैसा ही ये क्वेश्चन वाला इस तरह की लैंग्वेज बोले तुरंत आपके दिमाग में थॉट समझ में आ जाए कि हमको ऐसे सोचना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे उससे बाहर एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता एग्जाम वाला। कल जैसे आप लोगों को मालूम होगा जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था जिसमें हम लोगों ने इकाई अंक का पढ़ा था, यूनिट डिजिट। उसमें एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जूनियर अकाउंटेंट वाले में मैंने आपको बताया था कि 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3 डॉट 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 ऐसे ही 8 इंटू 9 का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इकाई अंक वाले में आप जाके देखिए, वहां पर क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ लिया, 71, 72, 73 डॉट 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 79, इसके गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 2 और बीच में कहीं ना कहीं 75 आएगा, 5। तो 2 और 5 का गुणा करते हैं, जैसे ही 10 आया इकाई अंक 0 हो गया। 0 के बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक 0 ही आएगा, वो बदल ही नहीं सकता क्योंकि 0 को किसी से गुणा करोगे 0 आएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये वाला, एग्जाम में क्वेश्चन आया ये वाला, और हमने इकाई अंक के इससे भी और बेहतर क्वेश्चन किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में इस हम जो पढ़ रहे हैं ना उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अभी तो हम लोगों की बहुत कम क्लासेस हुई है, अभी लगातार जब क्लासेस इस तरह से चलती जाएगी तो आप हर चैप्टर को पढ़ने के बाद ये रियलाइज कर लेंगे, जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल आप कांस्टेंट बन के पूरी तरह से लगातार पढ़ते रहिए और अभी भी जो लोग बाकी हैं जिनको पता नहीं है उन तक भी ये बातें पहुंचाइए कि आप भी पढ़िए और सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जीजीडी से हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म से हो। इसके लिए आपको पूरी एफर्ट, पूरी जी जान लगानी है इस बार के एग्जाम में। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम बातें किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले एलसीएम, तो मैंने आपको सबसे पहली मेरी प्लस फर्स्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को एलसीएम के बारे में, एलसीएम के मतलब समझा दिया था कि एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्तक गुणांक समावर्तक क्या होता है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया था। अब यहाँ पर जैसे एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, गुणांक या गुणनखंड, गुणांक बोलते हैं, गुणांक या गुणज भी बोल सकते हो आप, गुणज बोल दो ज्यादा बेटर है, गुणज ये हम लोग कहते हैं मल्टीपल को। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 7 और 5 इसका आपको एलसीएम बताना है, तो आप क्या करेंगे
इनके गुणनखंड गुणज निकालते जाएंगे, इनके बार बार आप गुणज निकालेंगे। गुणज का मतलब ये हुआ जैसे 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और भी इसी तरह आएंगे। 5 एकम 5, 5 के गुणज 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और भी नंबर आते जाएंगे। लेकिन हमको कौन सा चाहिए? गुणज चाहिए इसके। दूसरी बात, कॉमन आना चाहिए और सबसे कम आना चाहिए। तो सबसे कम गुणज कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 35 होगा। इसके बाद आगे बहुत सारे और भी आने वाले, जैसे 70 आएगा, है ना, इसके बाद 105 आएगा, लेकिन हमको छोटा वाला चाहिए। इसीलिए हम कहेंगे कि इन नंबरों का जो एलसीएम होगा वो आपके पास आएगा 35। ये बात हम लोगों ने पहली क्लास में भी सीखा था जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग कुछ नंबर और उनके एलसीएम निकालने की विधि और उन पर आधारित सवाल को करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर आया 2, 4 और 5। क्या आया? इनका आपसे कहा गया कि इनका एलसीएम ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त, इनके एलसीएम निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक तो है गुणनखंड विधि है और दूसरा विधि है भाग विधि। बहुत छोटे से नंबर से मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है पहले। तो पहले मैं इसको गुणनखंड विधि से हल करता हूं। गुणनखंड विधि से इसको करने की कोशिश करते हैं, कैसे एलसीएम निकालेंगे। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में इनका गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 है तो आप कहेंगे सर 2 का गुणनखंड 2 ही होगा। 4 है तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 की घात 2। फिर 5 है तो 5 का गुणनखंड क्या होगा? खुद 5 ही होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। अब आप इसका अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम इसका क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम होगा। एलसीएम के लिए आपको सब में देखिए, सब में जो कॉमन है पहले तो कॉमन को पकड़िए, और कॉमन में भी सबसे ज्यादा पावर के साथ कौन है? सबसे ज्यादा पावर के साथ तो कॉमन तो इनमें कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सबको लेना है आपको। जैसे मेरे पास ये 2 है, इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन मैं 2 को लिखूंगा और सबसे ज्यादा घात वाले को लिखूंगा। सबसे ज्यादा घात 2 की घात 2 है, इनटू, अब 2 का तो काम खत्म। 2 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो आप कहेंगे सर 2 के अलावा 5 आ रहा है, और 5 की सबसे बड़ी घात 5 की घात 1 ही है, तो इंटू 5 कर। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 2 की घात 2 4, 4 पंजे 20, और ये 20 आपका एलसीएम, 20 ही आपका एलसीएम। इसी प्रकार से अगर आप इसको भाग विधि से करना चाहेंगे तो भाग विधि में क्या होगा वो जरा सीखिए। भाग विधि से अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? नंबर आपके पास दिए हुए हैं 2, 4, 5। सबसे छोटा नंबर जिनमें इसका भाग जाता हो, किसी का भी भाग जाता हो, सबसे वो छोटा नंबर पहले आप लीजिए जो इनको काटता हो। तो आप कहेंगे सर 2 है, 2 से जैसे भाग दिया, 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 2 में 2 बार, और 5 में भाग नहीं जा रहा है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। और अब आप देखिए, और अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर अब इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दिया। 1 में तो 1 ही रहेगा, 2 में एक बार चला गया, 5 में भाग नहीं जा रहा है। फिर अब आप कहेंगे सर अब 2 में भाग जा नहीं रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भाग जा रहा है सीधे। जब 5 का भाग दिया तो एक में, ये तो एक वाले को तो लिखो मत, आप एक एक लिख दो, और 5 में भाग चला गया एक बार। अब सारे एक एक आ चुके हैं, तो ये जो नंबर आपके पास आए हैं इनका गुणा कर लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। आपके पास इसका एलसीएम आने वाला है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, एलसीएम हो जाएगा 20। और यही हमने यहाँ पर गुणनखंड विधि से भी निकाला था। तो ये दो विधि है जो हम जिनका यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अब एलसीएम तो निकाल लिया, ये इतने छोटे छोटे सवाल करा क्यों रहे हो सर आप? सवाल मैं आपको इतने छोटे छोटे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एलसीएम की परिभाषा समझ में आ जाए। कैसे सर? जैसे यहाँ 20 लिखा है, क्या आपको नहीं लगता कि 40 भी इसका एलसीएम हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा कौन है इनमें से? तो आप कहेंगे 20।
तो इसीलिए आंसर क्या होगा, 20 होगा, आंसर 20 होगा। अब यहां पर एक सवाल यह आया कि इसका मतलब सर एलसीएम जो आपका 20 आया है, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो इन नंबरों से, जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हो उनसे कटता है। देखो 2 का भाग 20 में भी पूरा पूरा जा रहा है, 4 का भाग भी 20 में पूरा पूरा जाता है, 5 का भाग भी पूरा पूरा 20 में जाता है। का मतलब एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती है। 60, इनका भाग 40 में भी जाता है, इनका भाग 60 में भी जाता है, इनका भाग 80 में भी जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर 20 सबसे छोटा है। इसका मतलब इन पूरी कहानी का एलसीएम क्या होगा, 20। यानी 20 वो, यानी एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जबकि एचसीएफ इसका उल्टा होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। यहाँ पे संख्याओं से विभाजित एलसीएम, संख्याओं को विभाजित करे एचसीएफ। परिभाषा, डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, उससे आपको जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो संख्याओं से विभाजित हो जाए तो एलसीएम, संख्याओं को विभाजित करे एचसीएफ, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि दी गई संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, टाइप 1, और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। 12, 16, 24, 36 का एलसीएम। अब हम इनके एलसीएम को दोनों विधि से मैं आपको बताता हूं ताकि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग किसी एक मेथड से एलसीएम को निकाल रहे होंगे। जैसे 12, 16, 36 का पहले बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। अगर हम गुणनखंड विधि से एलसीएम की बात करेंगे तो आपको इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, 12 के, 16 के, 24 के और 36। तो आप कहेंगे सर 12 होता है सर 4 गुणा 3, और 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3। 16 होता है सर 2 की घात 4। 24 होता है सर 8 गुणा 3, 8 का मतलब 2 की घात 3 गुणा 3। 36 होता है सर 9 गुणा 4 या 4 गुणा 9, तो 4 का मतलब 2 की घात 2 और 9 का मतलब हो गया 3 की घात 3। ये हमारे पास इनके गुणनखंड आ चुके हैं। अब इनके अगर ये गुणनखंड आ गए हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा, आप देख रहे हैं सब में 2 है, सब में 2 है, तो सब में 2 होने पर जो 2 की सबसे बड़ी घात है उसको आपको लेना है। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 4 है, 2 की घात 4, 2 की घात 4 ले लीजिए, 2 का काम खत्म। 2 के अलावा कोई नंबर है तो आप कहेंगे सर 3 है, और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3 की घात। क्या इनके अलावा कोई नंबर है? सर बिल्कुल नहीं है, इनके अलावा कोई नंबर इसमें दिया हुआ नहीं है। तो बस इसको आप हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगा 16, 3 की घात 2 हो जाएगा 9, 16 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो हो गया आपके पास गुणनखंड विधि। अब इसको अगर भाग विधि से करना चाहते हैं आप तो क्या होगा इसका? भाग विधि को भी समझते हैं। भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाए? तो भाग विधि में हमारे पास जो संख्याएं लिखी है उनको लिख रहे हैं, 12, फिर लिखा हुआ है 16, उसके बाद लिखा हुआ है 24, और उसके बाद लिखा हुआ है 36। आप सबसे छोटी संख्या पहले 2 से भाग दे दीजिए। 2 से जब भाग देंगे तो ये 6 बार, 2 से इसमें भाग 8 बार, 2 से इसमें भाग 12 बार, 2 से इसमें भाग चला जाएगा 18 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 बार, भाग दिया तो 4 बार, भाग दिया तो 6 बार, तो भाग दिया तो 9 बार। फिर कहेंगे सर वापस 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देते हैं। जिनमें भाग जा रहा है उनमें देना है, जिनमें नहीं जा रहा है उनमें नहीं देना है। 3 में भाग नहीं जाता है ऐसे लिख दो, 4 में भाग 2 बार, 6 में भाग 2 का 3 बार, और 9 में भाग नहीं जा रहा है ऐसे लिख दो। अब आप कहोगे सर एक बार और 2 का भाग जा रहा है, फिर से भाग दे दो। 2 से भाग देंगे तो इस 3 में तो भाग जा नहीं रहा है, ऐसे लिख दिया। इसमें एक बार चला गया, इसमें नहीं जा रहा है, जा रहा है।
अब जिसमें 1 आ चुका है उसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा सर, अब 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग दे दो, यहाँ 1, ये तो 1 चलेगा ही, और ये 1 आ गया और इसमें भाग चला गया 3 बार। अब आप कहोगे सर एक बार वापिस 3 का भाग जाएगा, ये सब 1 1 बन चुके हैं। अब आप बस इन सब का गुणा कर लीजिए, इन सारे नंबरों का गुणा कर लीजिए, वही आपका एलसीएम आने वाला है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 का 3 से गुणा, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको दोनों विधि बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे से हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होंगे गुणनखंड विधि में, फटाक से गुणनखंड करेंगे और तुरंत हम लोग उसका आंसर ला देंगे। और अगर आपको ये विधि अच्छी लगती है तो आप इससे निकालिए, है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों विधि बहुत आसान है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है 4, 8, 12, 16 का एलसीएम। तो हम इसके गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट से। 4, अब 4 का हो जाएगा 2 की घात 2, 8 लिखा हुआ है तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 3, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, और 16 हो जाएगा 2 की घात 4। जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्त एलसीएम में सबसे बड़ी घात, सबसे पहले देखिए आ कौन कौन से नंबर रहे, तो आप कहेंगे 2 और 3 आ रहा है, तो 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 की घात 4 बार। और इसके अंदर 3 है क्या, 3 है, एक नंबर 3 भी है। 3 के अलावा कोई नंबर, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, 3 के अलावा कोई नंबर नहीं है। तो सॉल्व कर लेंगे तो 2 की घात 4 होता है 16, 16 तिया 48, का मतलब इसका आंसर हो गया 48। और वो ये 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये 4, 8, 12, 16 तीनों काटते हैं, छोटी से छोटी, इससे छोटी कोई और संख्या नहीं है जो इन सब से विभाजित हो सके। ये एलसीएम का मतलब होता है, जो आपको ध्यान रखते हुए चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि इस सब का एलसीएम क्या होगा। मेरे दोस्त इन सब का एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, अभी यही गुणनखंड विधि में पढ़ा कि जो सारे नंबर का आधार देख लो बराबर है, 3 3 3, तो आप कहेंगे सर जिसकी घात सबसे बड़ी है वो हमारा एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ी घात 3 की घात 8 है, और इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एलसीएम 3 की घात 8। समझ में आया। चलिए एकदम हलवा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर। यार इसमें बताओ कि इन सब का एलसीएम क्या। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आप देखेंगे तो उसकी घात कैसी थी, प्लस में, इसकी घात कैसी है, माइनस में। और माइनस में होने पर संख्या जितनी छोटी होती है ना वो उतनी बड़ी होती है, छोटी संख्या नेगेटिव में जो होगी वो बड़ी होगी। इसका मतलब आपको ऐसे केस में भी वही ढूंढना है कि 2 की घात सबसे बड़ी कौन है, और 2 की सबसे बड़ी घात कौन होगी, जिसका नेगेटिव सबसे कम होगा, ऋणात्मक मान सबसे कम होगा। तो आप कहेंगे सर 2 की घात -2 है ना, ये सबसे बड़ा होगा, और ये सबसे बड़ा होगा तो इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की घात -। लेकिन अगर प्लस में होता तो एलसीएम हो जाता 2 की घात 7। माइनस में है तो सबसे छोटा वाला, प्लस में है तो सबसे बड़ा वाला, इतना सा काम करना। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आता है कि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए। तो भिन्न में दी हुई संख्या है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो जब कभी भी भिन्न में संख्याएं दी हो, मान लो आपको एलसीएम निकालना हो, मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना हो a बटा बी, c बटा डी, e बटा एफ, ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब भी इनका एलसीएम निकालना है भिन्नों का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम ऑफ अंश का एलसीएम माने a, c, e, इनका एलसीएम लेना है, और भाग देना है एचसीएफ ऑफ b, d, यही आपका आंसर होगा। अगर आप एलसीएम भिन्नों का निकालना चाहते हैं तो अंश का माने ऊपर वाले सब का एलसीएम बटा नीचे वाले सब का एचसीएफ, इतना सा काम करना है। अगर मान लो आपसे यही चीज पूछी जाती कि आप एचसीएफ बताइए इनका a बटा बी, c बटा डी और e बटा एफ का, बस काम उल्टा हो जाएगा। अब की बार क्या होगा, ऊपर वाले सब का एचसीएफ a, c, e,
और नीचे वाले सबका एलसीएम। नीचे वाले क्या बच गए, बी डी एफ, इन सब का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, और एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे हमारे एलसीएम निकालना है हमारे को, तो हम निकाल रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं 4/5 कॉमा 6/25 कॉमा 8/15 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम ऑफ 4 से 8 बटा एचसीएफ ऑफ हो जाएगा 5, 25, 15, इन सब का एचसीएफ निकाल लेंगे। और अब इनका एचसीएफ निकाल के देखते हैं क्या आता है। एलसीएम और एचसीएफ निकाल के 4 का गुणनखंड करोगे आप तो 4 का गुणनखंड होगा 2 की घात 2, 6 बन जाएगा 2 की 2 इंटू 3, और 8 बनेगा आपका 2 की घात 3। जब आप इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम में क्या आ रहा होगा, सबसे बड़ी 2 की घात आप कहेंगे 3, और उसके बाद 3 है क्या इसमें, बिल्कुल है 3। आंसर कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब आपके पास इनका ऊपर वाले सबका एलसीएम आ गया 24। और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने कहा था कि एचसीएफ कॉमन नंबर होगा, और वो भी अगर 2 से ज्यादा संख्या है तो सबसे छोटा कॉमन नंबर एचसीएफ, या उसको काटने वाली कोई संख्या होगी, उसको काटने वाली कोई संख्या होगी। तो आप कहेंगे सर कॉमन नंबर इन दोनों का 10 है, इन दोनों का 20 है, तो सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या आया, अंतर कितना आया, सबसे छोटा अंतर आया मेरे दोस्त 10। और आप कहेंगे कि 10 जो है ना इन दोनों को नहीं काटता है, इन तीनों को नहीं काट रहा है, 10 इन तीनों को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या होगी जो 10 को काट रही हो, 10 की मतलब 10 को काटने वाली वो संख्या रही होगी हमारी एचसीएफ। तो वो कौन सी संख्या होगी 10 को काटने वाली, 2 या 5। 10 के गुणनखंड ही तो होंगे, तो 10 के गुणनखंड 1 होंगे, 2 होगा और 5 होगा। तो अब आप देखिए इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 5। तो क्या 5 इन तीनों को काटता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल काटता है। इसका मतलब 5 इसका 5 एचसीएफ हो गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 24/5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एचसीएफ में आप कंफर्टेबल होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपसे भिन्न वाला बहुत आराम से बन गया। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको फिर से इस क्वेश्चन का एलसीएम लेना है। तो आप क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। इसका मतलब ये हुआ एलसीएम ऑफ 5/7 कॉमा 7/8 कॉमा 8/9, इन सब का आपको एलसीएम लेना है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम का मतलब 5, 7, 8, इनका एलसीएम, नीचे वाले सबका एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ होगा 7, 8, 9। अब ऐसा करते ही ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जब निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा ऊपर वाला, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले का एलसीएम हो रहा है इसको सब में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 पंजे 35, और 35 इंटू 8 कर दीजिए, तो 35 इंटू 2 होता है 70, 70 का 4 गुना हो जाएगा 280। एलसीएम आ गया 280। आप आराम से निकालना, एलसीएम इसका 280 आएगा। एचसीएफ की बात करेंगे तो सर अंतर देखना, अंतर सबसे कम इनका एक ही है, इसका मतलब डेफिनेटली एचसीएफ क्या रहा होगा, एक रहा होगा। एचसीएफ एक होने की वजह से आंसर आ गया 280। एलसीएम आपका बन गया 200, एकदम सिंपल है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पढ़ते हैं आगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। और अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि सर पॉइंट वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल, पॉइंट वाले नंबर का। तो मेरे दोस्त पॉइंट वाले नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आप इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे सर, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में जो 0.63 लिखा हुआ है, आपको इतना तो बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है उतने जीरो नीचे लिखते हैं। तो आप कहेंगे पॉइंट के बाद सर दो डिजिट है, तो आपको 1 लिख के 2 जीरो लिखना पड़ेगा।
अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। अब आते हैं आगे इसके पास में। तो अब आप कहेंगे सर ये 105 और पॉइंट हटा रहा हूं तो मैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट, तो आप कहेंगे 2 डिजिट, 1 लिख के 2 जीरो, सिंपल। और ये तो कटता है सर 5 से, तो काट दो। 5 से कट गया ये 20 बार, 5 से कट गया ये 21 बार, ये हो गया 21/20। अब आते हैं आगे, और ये 2.1 है, तो आप कहेंगे सर 2.1 में पॉइंट हटाएंगे तो 21/10 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ये फ्रैक्शन भिन्न में बदल चुका है। अब अगर ये भिन्न में बदल गया है तो अब तो बहुत आसान काम है। अब आपको लिखना है अगर एलसीएम, तो आपको एलसीएम लेना है 63/100, 21/20, 21/10। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम माने 63,21,21 बटा नीचे वाले का एचसीएफ, और नीचे वाले नंबर दिए हुए हैं 100, 20, 10। एलसीएम ऊपर वाले का जब आप एलसीएम लेंगे, आप कहेंगे सर ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा है 63, और नीचे वाले को जब एचसीएफ लेंगे तो पता है हम तो अंतर लेते हैं और सबसे छोटा अंतर लेते हैं। सबसे छोटा अंतर 20 और 10 का 10, और 10 सबको काट भी रहा है, तो एलसीएम का आपका एचसीएफ हो गया 10। और अब आप 10 को अगर हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हो गया एलसीएम। अब सर इसका बताइए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो पहला हमने कर दिया इसका एलसीएम, अब आते हैं इसके एचसीएफ की तरफ। तो अब आप कहेंगे सर एचसीएफ निकालना चाहते हैं आप, तो एचसीएफ में हमारे पास यही नंबर तो यही है 63 माने 63/100, 21/20, 21/। अब आते हैं इसके एचसीएफ की तरफ। तो इसका मतलब आपको ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है 63, 21, 21, और नीचे वाले का एलसीएम लेना है। नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है माने 100, 20 और 10। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसका ऊपर वाले सबका जो एचसीएफ आएगा, आप कहेंगे सर वो नंबर होगा 21। वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को काट देता है, तो 21 हो गया एचसीएफ। अब आते हैं आगे बट्टे में एलसीएम। इन सबका एलसीएम आप निकालिए, तो आप एलसीएम कहेंगे सर एलसीएम आ रहा है हमारे पास 100। एलसीएम कितना आ रहा है 100 आ रहा है। 100 और सबसे छोटी संख्या है जो इनसे कटती है, इससे छोटी संख्या कोई है नहीं। बड़ी हो सकती है पर बड़ी तो चाहिए नहीं। अब यहां से अगर आप इस 100 को हटाओगे तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो होगा 0.21। यही हमारे इस क्वेश्चन है। देखिए कितना आराम से हम लोग एलसीएम एचसीएफ पॉइंट वाले नंबर का भी निकाल सकते हैं, जो बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे, ये आपको खुद करके इसके आंसर बताने हैं। अगली क्लास में मैं इसके एलसीएम और एचसीएफ दोनों का आंसर आपको बताऊंगा। आप देखिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको जानते हैं। इनका एलसीएम पूछा है। तो मेरे दोस्त एलसीएम अब ऐसे क्वेश्चन का आ जाए तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर आप है ना डिजिट का एलसीएम ले लीजिए, 10, 15, 20 है ना, 10, 15, 20 का एलसीएम लीजिए। 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे जब हम लोग, आप कहेंगे सर 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, तरीके से 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5, और 20 का मतलब होता है 4 गुणा 5 माने 2 की घात 2 गुणा। ये हमारे पास बात आई, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इनका एलसीएम क्या होगा, इन अंकों का एलसीएम क्या होगा। तो इन अंकों का एलसीएम हो जाएगा, आप देख रहे हैं सब में 2 तो है, 2 है, 2 अगर है तो इसका मतलब मेरे पास 2 की घात 2 सबसे बड़ा जो है वो हमारा आ गया। 3 इसमें है क्या, बिल्कुल सब में नहीं है पर एक में तो है ना, तो भी उसको लेना है, क्या आ गया 3। 5 सब में है और सबसे बड़ी घात 5 की 5 ही है, इसका मतलब इंटू 5 करना। अब इसको जरा हल कर लीजिए। 2 की घात 2 होता है 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 हो जाएगा 60, माना एलसीएम हो गया 60। तो इसका मतलब पहले ही ये बात तो पक्का हो गया कि ए और बी तो ऑप्शन
नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन में आपका आंसर या तो बी सी होगा या डी होगा। अब क्या होगा वो देखते हैं। तो अब हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे पास डिजिट का माने अंकों का एलसीएम आ गया 60। अब बाकी जो वेरिएबल है ना, चर राशियां हैं ए बी सी, उनके बारे में सोचते हैं। तो आप कहेंगे सर ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे बड़ी ए की घात क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को लिख दिया। बी सब में है, देख लीजिए आप। सबसे बड़ी घात कितनी है? तो आप कहेंगे सर 20। सबसे बड़ी घात को लिखना है। सी सब में है, सी की सबसे बड़ी घात, तो आप कहेंगे सर सी स्क्वायर। का मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप, सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको बड़ा हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 5 आता है। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एलसीएम। पहली बात तो छोटी से छोटी की बात कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी की बात करता है तो एचसीएफ के बारे में सोचते। तो पहला हिंट तो यहीं से मिल गया, एलसीएम। दूसरा और हिंट चाहते हैं तो क्वेश्चन वाला कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो जिसे जिसे 4, 5, 6 से भाग दिया जाए। ऐसा नहीं बोला है कि अगर उसने ऐसा बोला, इसने बोला 4 से भी भाग देना है, 5 से भी भाग देना है और 6 से भी भाग देना है उस संख्या को। तो आपको मालूम है कि वो एलसीएम ही वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। एचसीएफ तो भाग देता है, एलसीएम तो विभाजित होता है। ये दोनों की डेफिनेशन में बेसिक अंतर है। तो अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आपको इस बात से भी, इससे भाग जाता है, इससे आपको एलसीएम की एक बार और हिंट मिली, का मतलब आपको एलसीएम निकालना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 5, 6। अब 4, 5, 6 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 4, 5, 6 का एलसीएम आएगा 60। आराम से निकालिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आ गया आपके पास 60। अब 60 जो एलसीएम आया है तो मेरे दोस्त आप तुरंत ये सोच पा रहे हैं कि सर 60 वो संख्या है, 60 वो संख्या है, माने एलसीएम वो संख्या है जो इन तीनों नंबरों से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन सवाल तो यह ही नहीं, सवाल वाला तो ये कह ही नहीं रहा कि इनसे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। सवाल वाला तो कह रहा है कि इनसे भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 बचना चाहिए। जबकि हम जो आंसर लाके बैठे हैं ये तो इनसे भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाता है, जबकि आपको शेषफल भी क्या बचाना है, 2, 3, 4 बचाना है। तो सवाल हमारा ये था 4, 5, 6 से भाग देने पर जो आपका शेषफल है, रिमाइंडर है, वो आना चाहिए 2, 3, ये आना चाहिए, ये शेषफल बचना चाहिए। जबकि हमने जो एलसीएम लाया वो तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है। का मतलब शेषफल दोनों का जो है ना कॉमन है। सबका शेषफल क्या है, कॉमन है। बात समझ में आ रही है आपको? शेषफल सब में 2 बच रहा है, शेषफल कॉमन है और वो 2 है। जब कभी भी मेरे दोस्त शेषफल कॉमन बच जाए ना, कॉमन शेषफल जब भी बचेगा, जनरल शेषफल नहीं, कॉमन शेषफल जब भी बचे उसको आप जो आपका एलसीएम आया उसमें से घटा दीजिए। घटाने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका इस पूरे क्वेश्चन का उत्तर होगा, माने 58 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। तो जब कभी भी कॉमन शेषफल आए आपको इस तरीके, तो मैंने पूरे क्वेश्चन में क्या किया, जिन नंबरों को दिया था सबसे पहले उनका एलसीएम निकाला, उसके बाद शेषफल बचाना था तो शेषफल को लिखा और देखा मैंने कॉमन सबका आ रहा है 2, तो मैंने वो जो हमारा एलसीएम आया था उसमें से कॉमन शेषफल को घटा दिया। कॉमन शेषफल को घटाना है और जनरल शेषफल बचेगा तो उसको जोड़ना है। उसके भी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी मत घबराइए कि सर ऐसा सवाल में अगर कॉमन शेषफल ना बचे तो क्या करेंगे। कॉमन शेषफल बचेगा ही बचेगा, शेषफल बराबर
होगा ही होगा, इसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको मैंने ये पूरी बात समझा दी। आप आराम से घर पे 4, 5, 6 से भाग देकर 58 को देखना, ये शेषफल आएगा ही आएगा। तो एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बात भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 5, 8 बचता। फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है कि सर पिछला क्वेश्चन मुझे पूरा समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, अब ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। पेशेंस बना के इसको समझिए। आपको बोला गया है कि पहले तो छोटी से छोटी संख्या बोल दिया, एलसीएम का हिंट मिल गया, या इससे भाग देने पर बोल रहा है, इससे भी हमको एलसीएम की हिंट मिल गया। तो आप 16, 18, 21 का पहले एलसीएम निकालिए। तो 16 के फैक्टर बना लेते हैं 2 की घात 4। फिर आप 18 के गुणनखंड कर लीजिए, 18 होगा 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 3 की घात। 21 के गुणनखंड बनेंगे 3 गुणा 7। और अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 16, 18, 21, तो वो क्या आएगा हम यहां निकाल के देखते हैं। तो यहां से आप ये कहेंगे सर 2 सब में तो नहीं आ रहा है, पर जब जितनी बार भी आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा बार क्या है, तो आप कहेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 सबसे ज्यादा बार नहीं है, मतलब सब में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2। और फिर एक नंबर 7 भी एक बार आ रहा है, तो इंटू, ये हमारा एलसीएम होगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 16 2 की घात 4 हो गया 16, 16 और 3 की घात 2 हो गया 9 गुणा 7। अब जरा इनको सॉल्व करेंगे तो 16 गुणा 9 हो गया 144, 144 को गुणा करना है 7 से, तो ये होगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008 आ गया। एलसीएम तो आ गया सर 1008, एलसीएम आ गया 1008। लेकिन क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं है सर, ये तो वो संख्या है जो इनसे पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन आपको पूरा पूरा कटना नहीं है सर, शेष भी बचाना पड़ेगा। शेष बचाना है तो क्या करें, देखते हैं। तो आप देखिए, तो आप पाएंगे कि सर 16 में से जब 3 घटाते हैं 13 शेष आता है, 18 में से 5 घटाते हैं तो भी 13 शेष बचता है, और 21 में से 8 घटाते हैं तो भी शेष 13 बच रहा है। माने कॉमन शेषफल कितना आया आपके पास, 13 आ गया। कॉमन जो शेषफल आया है वो मेरे दोस्त कॉमन शेषफल बन गया है 13। और 13 जो कॉमन शेषफल आया है, आपको मालूम है हम कॉमन शेषफल को घटाएंगे, तो घटा देते हैं कॉमन शेषफल को। तो 8 में से 3 घटा दिया तो 5, और इधर से ये बचेगा आपके पास 100, 100 में से घटा दो 99, 99 का मतलब 995 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन। अब सर बिल्कुल, अब मुझे समझ में आ गया इस बात का पूरा कॉन्सेप्ट कि हाँ ऐसा जब भी सवाल आएगा इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। चलिए ये भी समझ में आ गया, तो आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आप पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने के बाद, कंप्लीट पढ़ने के बाद, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। डेटा चेंज कर सकता है, अंकों को बदल सकता है, क्वेश्चन वाला इसके तरीकों को नहीं बदलेगा। पूरा जो भी चैप्टर पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ेंगे। इवन हम लोग एग्जाम से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, कम नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब इससे बाहर आ ही नहीं सकता। आप इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब 3 को थोड़ा सा और समझते हैं, इसको और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये और बेहतर सवाल आ गया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छी तरह ये बात भी समझ आ जाएगी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे ना, समझ में आएगा। एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूरी तरह विभाजित होता है। 7 से पूरी तरह विभाजित होता हो, ये बात चलो समझ में आ गई। इसके यहां तक हमको कोई हिंट नहीं मिला। अब आगे पढ़ते हैं। तथा 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर
इस बात का मतलब हुआ कि आपको उस संख्या को इनसे भाग देना है। इनसे भाग देना है मतलब वो एलसीएम हो गया, यानी आपको एलसीएम निकालना है। या आप यहां से हिंट ले सकते हो, छोटी से छोटी संख्या है ना, एलसीएम निकालना है। देने पर क्रमशः 2, 3, 4 व 5 शेषफल बचता है। ये क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है। कहने का मतलब ये है तो 3, 4, 5, 6 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है 2, 3, 4 और 5। ये आपका रिमाइंडर बचता है। जब इसमें से घटा रहे हैं आप तो एक, यहाँ पर भी एक, एक कॉमन रिमाइंडर आपका आ गया। कॉमन रिमाइंडर आ गया आपके पास एक एक। यहां तक की बात समझ में। अब एक काम करिए, जिनसे भाग देना उनका एलसीएम ले लीजिए। आप कहेंगे सर इसका एलसीएम तो बहुत आसान है, एलसीएम में तो कोई दम नहीं है ज़्यादा। आपको एलसीएम लेना ही बहुत छोटा सा नंबर है। एलसीएम तो हम लोग करते करते सीख गए। सर 3, 4, 3, 4, 5 और 6, इन सबका एलसीएम आने वाला है 60। एलसीएम आने वाला है 60। ये आंसर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो वो छोटे से छोटा नंबर है जो इनसे पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन सर आपको तो शेष भी बचाना है। शेष बचाना 2, 3, 4, 5। तो कॉमन रिमाइंडर आपका क्या बचा था? एक। और मैंने आपको बताया था कि कॉमन रिमाइंडर को मेरे दोस्त हमेशा माइनस करते हैं। तो आप कहेंगे सर एक माइनस कर, एक माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 59। एक जरा माइनस करिए तो 59 होगा। ये आंसर है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। ये तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं होगा? कि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि वो जो आपकी संख्या आएगी ना, वो 7 से पूरी तरह भाग भी जानी चाहिए। उस संख्या में 7 से पूरा पूरा भाग जाना भी चाहिए। सर यहां तक की बात तो आपने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, ये तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि वो संख्या 7 से भी भाग जानी चाहिए, और वो संख्या 59 तो 7 से भाग जाता नहीं है। अब क्या करें? क्या होगी? अब भी आपको बताता हूं मैं आसान तरीका और बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 3 और 5, आप इसका एलसीएम बताइए। आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम होगा वो आएगा 15। 15 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 और 5 है ना, ये दोनों इसको काट रहे हैं। अब अगर ये 3 और 5 दोनों इसको काट रहे हैं तो इस 15 के गुणज को भी काटेंगे। 15 के गुणज भी, 15 का गुणज भी 3 और 5 से कटेगा। कैसे कटेगा सर? देखिए, आप 15 का गुणज लिखेंगे 30 तो 30 का भी दोनों में भाग जाता है। इसी तरीके से अगर 15 का गुणज 45 लोगे तो भी कटेगा। अगर आप इसको 60 लेंगे तो भी कटेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है सर। बिल्कुल है। इसका पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि संख्याओं का एलसीएम जो होता है उसके गुणज को भी वो संख्याएं काटती है। संख्याओं का एलसीएम का गुणज भी उन संख्याओं से कटता है। इस बात को हम लिख भी लेते हैं ताकि हमको याद रहेगा। संख्याओं का के एलसीएम का गुणज भी उन संख्याओं से कटेगा। संख्याओं के एलसीएम का गुणज भी उन संख्याओं से कटेगा। ये बात हम लोगों ने समझ लिया। अब इस बात को हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये बहुत काम की बात थी, हमने इसको समझा। चलिए, तो ये बात हमारे को समझ में आ गई कि संख्याओं के एलसीएम का गुणज भी संख्याओं से कटेगा। ये एकदम बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब 60 है ना, ये 60 भी, इसका मतलब जो 60 लिखा है ना वो भी 60 के गुणज से कटेगा। तो मान लेते हैं 60 का गुणज आ गया के,
के ले लेते हैं अपन, कोई नंबर या x ले लो जो आपको अच्छा लगता है। यानी वो संख्या जब 60 से कट रही है तो 60 के किसी मल्टीपल से भी जरूर कटेगी। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। तो मतलब इसमें अब 7, इसमें ये संख्या इससे कटेगी भी और एक शेष भी बचेगा। लेकिन अब मुझे इस संख्या को 7 से कटवाना है, 7 से कटवाना है। इस 7 से कट जाए तो ऐसा k का मान क्या होगा, ऐसा k का मान मुझे ढूंढना है। तो k का मान मेरे दोस्त क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर रखना पड़ेगा मुझे। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि 7 से कटेगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो 60 के आसपास कोई नंबर जो 7 से भाग चला जाए, तो आप कहेंगे सर 7 का भाग देने के लिए हम इसी में 7 से भाग दे देते हैं। आप कहेंगे सर ये 56 होगा ना, जब 56 56 के, तो 56 के 7 से पूरा पूरा कट जाता है, 56 के पूरा पूरा 7 से कट जाता है। और जब पूरा पूरा कट जाता है तो मतलब शेष और क्या बचा, तो आप कहेंगे 4 के और बच गया, माइनस का 1। तो देखिए 7 का इसमें भाग तो जा रहा है, अब इसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, इसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो हम बस इतना सा इस पे पूरा अपना ध्यान लगाएंगे, इसमें k का मान ऐसा क्या लिया जाए कि पूरा पूरा 7 से कट जाए। तो k का मान अगर मैंने 1 ले लिया तो 4 एकम 4 माइनस 1 3, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैंने k का मान 2 ले लिया तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7, 7 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब मुझे k का मान क्या लेना पड़ेगा, 2। और k का मान अगर 2 लेना पड़ेगा तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। तो यहाँ जब 2 लिखूंगा तो मेरा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 60 इंटू 2 माइनस 1 का मतलब x, यानी वो 119 सबसे छोटी संख्या है जो 7 से पूरी पूरी विभाजित होती है। साथ ही 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 5 शेषफल भी बचेगा। और यह हमारा आंसर है, माने हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 100। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या रामायण गाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई कि सर एलसीएम 60 आया। जैसे देखिए मैं आपको एक बार फिर ट्राई करता हूँ समझाने की कि सर ये बात समझ में आ गई कि एलसीएम 60 आया, ये भी समझ में आ गया कि जो आपका कॉमन रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, आप उसको घटाते हैं, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये के वे मेरे समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करिए, आपके लिए बहुत आसान काम है। आप इसका अगर मान लीजिए इसमें से इसको घटाया आपने और 59 आया, और 59 आया और मान लो 59 7 से नहीं कट रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो आप एक काम करिए, इसका दुगुना कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर 120, 120 में से एक घटाए 119, क्या 119 कटता है, आप करेंगे सर ये 7 से कट रहा है, 7 से भाग दे के देख लीजिए कट रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो अब आप जो आपने यहाँ पे दुगुना किया था, अब इसको आप 3 गुना कर लीजिए। मान लो नहीं कटता तो आप 3 गुना, तो ये बन जाता 180 माइनस 1 179। क्या ये कटता है, इसको भी देख लीजिए आप, है ना। तो इस प्रकार से आपको दुगुना 3 गुना 4 गुना करते हुए चलना है। अगर ये के वाला मेथड समझ में नहीं आया तो दुगुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, एलसीएम का दुगुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते जाइए, और जो कट जाए वही आपका आंसर हो। मुझे लगता है अब आपको एकदम बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर अब समझ में आ गया। फिर भी नहीं आया तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं, तो मेरा टाइप नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, आपको हम इधर समझाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बता रहे थे, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अब हमारे क्वेश्चन नंबर टाइप 3 के क्वेश्चन। अब टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा, तो टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस। वहां पर कॉमन रिमाइंडर था, यहाँ जनरल रिमाइंडर होगा। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या मतलब एलसीएम हो गया, तुरंत समझ में आ गया सर आप एलसीएम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसे जिसे 25 40 और 60 से भाग देने पर दिया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। शेषफल फिक्स हो गया, हर बार 7 आता है, कॉमन रिमाइंडर नहीं है, जनरल रिमाइंडर है। यानी वो आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 25 40 और 60 से भाग देने पर हर बार शेषफल
7 आता हो। एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए। 25 का तो आप कहेंगे 25 होगा सर 5 की घात 2। 40 का तो 40 होता है सर 8 गुणा 5। 8 का मतलब 2 की घात 3 गुणा 5। फिर आपके पास आ गया 60। 60 होता है सर 12 इंटू 5। 12 का मतलब 3 इंटू 4 माने 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो दोस्त एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर सबसे दो सब में है, दो सब में तो नहीं है, लेकिन दो की सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो 2 की घात 3। 3 है क्या, बिल्कुल है। एक ही घात के साथ है तो 3। क्या इसमें 5 है, तो आप कहेंगे सर 5 है। सबसे बड़ी 5 की घात 2, 5 की घात 2 लिख दिया। बहुत आसान है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 की घात 3 8 गुणा 3 गुणा 25। अब आप 25 का 8 से गुणा कर दो तो 25 इंटू 8 हो जाएगा 200। 200 का 3 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त आपका आंसर होगा। यहां तक बात समझ में, एलसीएम आ चुका है, यानी वो संख्या आ गई जो इनसे पूरी पूरी कटती है। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, ये तो ठीक है शेषफल 7 भी बचाना है। तो अब की बार ये जनरल शेषफल है, अब की बार कॉमन शेषफल नहीं है, ये जनरल शेषफल। जनरल शेषफल जब बचेगा तो उसको जोड़ देंगे। जनरल शेषफल आता है आपके पास 7 और इन दोनों को आपको जोड़ने पर का फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। और ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर आप इन नंबरों से डिवाइड करते हो तो हर बार शेषफल 7 बचे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 7। इसका मतलब ऐसे सवालों में आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम में तुरंत जो जनरल शेषफल उसको जोड़ना है। कॉमन शेषफल को घटाते हैं, जनरल शेषफल को जोड़ते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई। अब अगला क्वेश्चन एक और इसके जैसा ही, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। यहां तक की बात तो सर समझ में आता है कि यहां तक का मतलब ये होगा कि एलसीएम निकाल के 3 को जोड़ना है। आगे इसने एक और बात बोली है, लेकिन लेकिन वह 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 9 से पूरा पूरा विभाज्य होना भी चाहिए। तो जो हमने पिछले टाइप का लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसकी बात यहां पर हम लोग पूरा करने वाले। समझिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले फटाफट से एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेना है सर, आप कहेंगे सर एलसीएम लेना है हमारे को 5, 6, 7, 8 का, और इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा। तो अब आप कहेंगे सर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। तो देखिए 5 का तो 5 ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 का हो जाएगा 2 गुणा 3, 7 का 7 ही रहने वाला है, और 8 का मतलब हो गया 2 की घात का मतलब सबसे बड़ा नंबर 2 की घात 3। उसके बाद क्या 3 है इसमें, तो आप कहेंगे सर 3 है, एक बार ही आ रहा है। क्या इसमें 5 है, आप कहेंगे 5 भी आ रहा है तो 5 भी लिख। क्या इसमें 7 है, आप कहेंगे 7 भी है, लो 7 भी लिख। बस अब हल कर लो, इनको हल करते हैं। तो ये हमारा दे देगा एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2 की घात 3 कितना हो गया 8। 8 का 5 से गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 40। 8 पंजे 40, और 7 का 5 से गुणा सॉरी 7 का 3 से गुणा करेंगे 7 तिया 21। इसका मैंने इससे गुणा किया 8, 2 का घात 3 8, 8 पंजे 40 और 7, इनको गुणा कर लीजिए तो 21 इंटू 4 हो जाएगा 84। 800। मेरे दोस्त ये जो 840 आया है ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 5, 6, 7, 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। लेकिन मेरा आंसर ये नहीं है, मुझे तो शेषफल 3 भी बचाना है। अगर शेषफल 3 बचाना है और ये जनरल शेषफल है का मतलब मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आंसर तो ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 9 से भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं, इनको ऐड कर लो जरा। तो इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 843 आएगा। यार मेरे दोस्त 843 में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप कहेंगे 9 की सर डिविजिबिलिटी रूल मुझे मालूम है,
9 अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा भाग चला गया तो 9 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जोड़ के देखो अंकों को, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि एलसीएम का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना करते जाओ और जो कट जाए वो हमारा आंसर। तो एलसीएम लिखा हुआ है मेरे दोस्त यहाँ पर 840, मैं इसका दोगुना कर रहा हूं, इसका दुगुना करूंगा तो ये हो जाएगा 1680 प्लस 3, इसका मतलब 1680। पहले तो 1680 वो नंबर था जो इन नंबरों से 5 6 7 8 से पूरा पूरा कटेगा, 3 जोड़ दिया तो 3 शेषफल बचेगा। अब ये 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो पूरा आता है 1683। क्या 1683 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा? सर अंकों को जोड़ लीजिए, तो 6 और 3 9, 8 और 8 9, कितने हो गया 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कटेगी, और 9 से कटेगी का मतलब मेरा आंसर यही होगा जो क्वेश्चन वाले की पूरी बातों को फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 16। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई कि सर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एलसीएम का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना करके देखा जाता है, या वो के मेथड जो मैंने बताया। लेकिन आपको अगर के मेथड नहीं समझ में आया, अब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके देखिए और जो कट जाए वो आपका आंसर होगा। एकदम सिंपल है, एकदम हलवा है भाई। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे तुरंत ये देखते ही समझ में आ गया कि भाई इनका एलसीएम जो भी आएगा मैं फटाफट गुणा कर लूंगा 840, 3 जोड़ना है 843, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है तो दुगुना करके और 3 जोड़ लूंगा तो मेरा आंसर 1683 हो जाएगा। जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप कम से कम पेन पेपर का यूज करो, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, इतने मुश्किल सवाल भी। और इससे ज्यादा मुश्किल सवाल आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। इन्हीं सवालों को 5 बार आप बिना देखे प्रैक्टिस करिए, यकीनन जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की, उसके बाद तो आपसे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में आपसे बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने की बजाय आपको पूरा कंसंट्रेशन इस बात पर लगा कर रखना है कि हमने क्या इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस की। जब मैं पढ़ता था तब मेरे टीचर्स मुझसे जब भी अगर एक क्लास में 10 क्वेश्चन कराया तो वही 10 क्वेश्चन 20 बार मुझसे करवाते थे सॉल्व। तब मैं इस बात को नहीं समझ पाता था कि 20 बार करा क्यों रहे, मुझे तो एक बार में ही समझ में आ गया, फ्रस्ट्रेट होता था। लेकिन आज उस बातों को रियलाइज करता हूं कि जब उन्होंने 20 बार कराया तो मुझे क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत क्लिक करता है दिमाग में कि हाँ मुझे इसको बनाना कैसे है, और चीजें इतनी स्मूथली बनती जाती है कि बिना पेन पेपर के फटाफट बन जाता है, बहुत आसान लगने लगती है चीजें। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए भी अब देना शुरू करूं, थोड़ा सा जब मैं ऑफलाइन क्लासेस से फ्री होऊंगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा, वो भी आपको मिलेगा। अभी थोड़े कम, बाद में इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जब हम और चैप्टर पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। चलिए अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को जानते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 7 से भाग देने पर हर बार शेषफल 3 बचता है, किंतु 13 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। 13 से पूरा पूरा भाग जाता है, इस बात की क्वेश्चन वाले ने आपसे जानकारी मांगी है। तो तुरंत समझ में आ गया कि सर आप पहले फटाफट से एलसीएम ले लो, किसका किसका, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, इनका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे सर 4 की गुणनखंड हो गया 2 की घात 2, 6 के गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3, 5 का हो गया खुद 5 और 7 का हो गया खुद 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, एकदम आसान हो गया। अब ये एलसीएम होगा हमारा, कर लो गुणा। 2 की घात 2 कितना हो गया सर 4, 4 का 5 से गुणा करेंगे तो हो गया 20, 20 का 7 3 से गुणा करेंगे तो 60, और 60 का 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 420। बात समझ आ गई? हाँ सर 420 आ गया एलसीएम, यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आपको शेषफल कितना बचाने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 3, कॉमन शेषफल तो है नहीं है, जनरल शेषफल है, जोड़ दीजिए। लेकिन ये आपका आंसर है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है सर, क्यों, कि आपको तो 13 से भाग भी देना है। तो क्या 423 जोड़ोगे तो 423 आएगा? क्या मेरे दोस्त 423
13 से भाग जाता है तो आप कहेंगे नहीं जाता है। 13 तिया 39, 3 बचा शेष, 3 और 3 33, 33 में 13 का भाग नहीं जाता, तो ये आंसर तो होगा नहीं। तो इसका मतलब सर इसका दुगना करना पड़ेगा। बिल्कुल करिए इसका दुगना। जब आप इसका दुगना करेंगे तो हो जाएगा 840, और अब 840 में जरा 3 जोड़िए तो आप कहेंगे 843 होगा। और सर 843 में भी 13 का भाग तो जा नहीं रहा है, भाग दे के देखिए। अब क्या करेंगे सर, 3 गुना कर लेते हैं। जब इसी तरह से आप 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 1260, 1260 प्लस 3, और 1260 प्लस 3 ऑप्शन में भी नहीं है, तो मतलब वैसे भी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब अब इसका 4 गुना करना पड़ेगा। जब मैं 4 गुना करूंगा तो 12 चौक 4 चौक 1680, और 1680 प्लस 3 कर रहे हैं, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। देख पा रहे हैं आप, नहीं है। तो इसका मतलब इसका 5 गुना करना पड़ेगा, और अब 5 गुना 6 गुना ऐसे करते जाना पड़ेगा आपको। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि आपको ऑप्शन में तो आंसर मिल नहीं रहा है, तो अब यहाँ आके आप बार बार 4 गुना 5 गुना 6 गुना करने की बजाय थोड़ा सा अपना दिमाग लगा। आप दिमाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 2500, 2500, 3700 इसके आसपास पहुंचना, 3000, 2500 से ऊपर जाना है मुझे। तो 2500 से ऊपर जाने के लिए मुझे इसको किससे गुणा करना चाहिए कि लगभग 2500 के आसपास पहुंचूं। आप कहेंगे सर इसको है ना आप 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 होता है। जैसे मैं इसको 6 से गुणा करूंगा तो अब क्या आएगा, देखिए 6 से गुणा करने पर क्या आएगा, क्योंकि लगभग मैं 2500 के आसपास ऑप्शन में दिया हुआ है। 6 से गुणा करूंगा तो 6 चौक 24, जीरो आ गया पहले तो, 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2520 प्लस 3, क्या 2523 ऑप्शन में है। आप बोलेंगे सर 2523 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 2522 भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2523 आ रहा है हमारा आंसर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तब हम 3700 के आसपास पहुंचने की कोशिश करें। बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको समझ में, 3600 3700 के आसपास जाने के लिए आपको इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको 9 से गुणा कर रहा हूँ। 9 से गुणा करूंगा, जब इंटू 9 करूंगा इसमें, 9 से गुणा करने पर 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल, और 4 9 36 और 1 37, 3780 तो वो संख्या है जो इनसे कटता है, लेकिन शेषफल 3 बचाना है तो प्लस 3 करने पर आंसर आ गया 3 8 7 3, और ये ऑप्शन में है इसलिए आपका आंसर हो गया 3783। अब आप चाहो तो इसको 13 से भाग दे के देख लो, पूरा पूरा कटेगा। जैसे 13 से भाग दोगे 37 में, तो 13 का भाग 37 में, 13 दूनी 26, शेष कितना बचा 11, 11 और 8 मिलके हो जाएंगे 118। भाग देके बता देता हूँ आपको, 13 दूनी 26, शेष बच गया यहाँ पर 11, ये हो गया 118, और 13 का भाग इसमें देंगे आप, तो आप कहेंगे सर 13 नंबे 117, कितना शेष बचा 1, और ये 3 लाया तो 13, अब 13 में भाग कितनी बार चला गया 1, पूरा पूरा कट गया 291, तो आपका आंसर हो गया 3783। तो कभी कभी जब चीज़ें ऐसी दिखे ना कि आपको मालूम पड़ गया कि 420 आ रहा है और 420 1 गुना 2 गुना करने से तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन को देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि गुणा करने कहाँ तक गुणा करना पड़ेगा। तो आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन आएगी, तो हम ऐसे अपना दिमाग लगाएंगे, ऐसा नहीं कि बार बार 2 गुना 3 गुना करते जाएंगे। अगर इसके आसपास का नंबर है तो 2 गुना 3 गुना से कर लेंगे, बहुत बड़ा नंबर है तो हम सोच लेंगे कि भाई 4 को किससे गुणा करके 3700 आ जाए, 4 को किससे गुणा करेगी 2500 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि जब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ये मेरा सिखाने का पर्पस था इस सवाल में, और मुझे लगता है कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा होगा। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ने वाले हैं, और अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है होमवर्क। और आज की क्लास में मैंने होमवर्क में वो क्वेश्चन दिए हैं जिनमें मुझे लगता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। मैंने वही क्वेश्चन जानबूझ के 3 होमवर्क में दिए ताकि उन क्वेश्चंस को करके जब आप सही आंसर लाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, कंफर्टेबल फील करेंगे, और ये क्वेश्चन को करने के बाद अब आपसे सारे क्वेश्चन हलवा बन जाएंगे, एकदम आसान बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस क्लास में हम लोगों ने एलसीएम के जो 3 टाइप समझे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ का एक और टाइप पढ़ेंगे जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, साथ में एलसीएम एचसीएफ का मिक्स क्वेश्चन भी करने वाले हैं।
और साथ ही उसमें हम लोग जो घंटियों वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, कि किसी घंटी को इतनी देर बाद बजती है, कुछ इतनी देर बाद बजती है, कुछ इतने देर के बाद बजती है, तो तीनों एक साथ कब बजेगी, इस तरह का जो सवाल आता है कंपैरिजन वाला, वो सवाल भी हम लोग अगली क्लास में कर रहे होंगे। तो अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चिंता मत करिए, पूरा कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूँ, कहीं कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, एग्जाम उससे बाहर नहीं आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।